वालेकुम, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि वज़ारत ख़ज़ाना ने इक़्तिसादी सर्वे जारी करने के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इक़्तिसादी सर्वे 2024 और 25 की रिपोर्ट आज वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी करेंगे। रवा माली साल के इक़्तिसादी सर्वे के खदोहाल भी सामने आ गए। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से शाहिद अजमल की रिपोर्ट में। रवा माली साल के दौरान मुख्तलिफ शोबों में मुतवक्के अहदाफ हासिल करने में नाकामी देखी गई है। माशी तरक्की की शरह 3.6% के हदफ के बरखिलाफ सिर्फ 2.7% रही, जबकि ज़राई शोबे की पैदावार भी 2% की बजाय सिर्फ 0.6% रही, जिसमें कॉटन की पैदावार 30.7% और मकई 15.4% कम हुई। सनती शोबे में 4.8% तरक्की रिकॉर्ड हुई, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरक्की हदफ से कम रही। FBR की टैक्स वसूलियाँ 9300 अरब रुपए तक महदूद रहीं, जो कि हुकूमती आमदनी के हदफ से कम हैं। 9 माह में हुकूमती आमदनी 13,369 अरब रुपए और अखराजात 16,337 अरब रुपए रहे, जिसके बाइस बजट खसारा 2,970 अरब रुपए तक पहुंच गया, जिसके बावजूद प्राइमरी बजट सरप्लस 3,468 अरब रुपए रहा। मुल्क पर बैरूनी कर्जा 131 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर 1.6 अरब डॉलर के इजाफे से 15.6 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। गैर मुल्की कर्ज पर सूद की अदायगियां भी 3.99 अरब डॉलर की गई हैं। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इक़्तिसादी सर्वे 2024 और 25 की रिपोर्ट जारी करेंगे। रिपोर्ट में रवा माली साल के दौरान मुल्क की माशी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा पेश किया जाएगा। इस सर्वे के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में मुतवक्के अहदाफ हासिल करने में नाकामी देखी गई है। माशी तरक्की की शरह 3.6% के हदफ के बरखिलाफ सिर्फ 2.7% रही, जबकि ज़राई शोबे की पैदावार भी 2% की बजाय सिर्फ 0.6% रही, जिसमें काटन की पैदावार 30.7% और मकई 15.4% कम हुई। ब्रीदिंग स्पेस सनती शोबे में 4.8% तरक्की रिकॉर्ड हुई, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरक्की हदफ से कम रही। FBR की टैक्स वसूलियाँ 9300 अरब रुपए तक महदूद रहीं, जो कि हुकूमती आमदनी के हदफ से कम है। 9 माह में हुकूमती आमदनी 13,369 अरब रुपए और अखराजात 16,337 अरब रुपए रहे, जिसके बाद बजट खसारा 2,970 अरब रुपए तक पहुंच गया। इसके बावजूद प्राइमरी बजट सरप्लस 3,468 अरब रुपए रहा। मुल्क पर बैरूनी कर्ज 131 अरब डॉलर से तजावज़ कर चुका है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर 1.6 अरब डॉलर के इजाफे से 15.6 अरब डॉलर तक पहुँच गए। गैर मुल्की कर्ज पर सूद की अदायगियाँ भी 3.99 अरब डॉलर की गईं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने विफाकी बजट 2025 और 26 के लिए कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल मंजूरी दे दी है। विफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली के इजलास नहीं होंगे। स्पीकर अयाज सादिक के मुताबिक 13 जून से कौमी असम्बली में विफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा, जिसमें पार्लिमानी जमातों को कवायद ज़वाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। यह बहस 21 जून तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 22 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 23 जून को मुख्तस करदा जरूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड्स, ग्रांट्स और कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी मुतवक्के है। इनकी जो सारी बातें हैं, जो इनका कॉन्डक्ट है, हमने बहुत साल सुना है, अब बहुत हो गया। अब हमारी भी बस है। दहशतगर्दी के हवाले से ज़रूर हम बात करेंगे, लेकिन दहशतगर्दी पर तो फ्रैंकली हमारी फहरिस्त बहुत लंबी है, इनसे कहीं ज़्यादा लंबी है। आर्मी पब्लिक स्कूल में अभी क्या हुआ, बच्चों की जो आपने बात की वो हम कहते हैं। और फिर जाफर एक्सप्रेस क्या था, हम कोई जंग का तबल हमने बजा दिया कि जी हम कल से हमारे जेट्स एयर में होंगे, ऐसा तो नहीं किया हमने। लेकिन पाकिस्तान ने मैच्योरिटी और जिम्मेदारी से काम लिया है। अब ये हमें और मजीद टेस्ट ना करें। हमारा इस वक्त तबीयत में भी ठहराव रहा है, एक इज्तिमाई तौर पे पाकिस्तान की, चाहे वो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हो या पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में। आपने रिस्पॉन्सेज देखे, सारी दुनिया ने इसको सराहा, अमन के ख्वाह हैं, और ये इसको वीकनेस ना समझे, भारत इसे कमजोरी ना समझे कि मैच्योर सियासत क्या होती है, जिम्मेदार डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी क्या होती है। भारत समझे, हमें देख के हमारा ऑडियंस यहाँ, उनका ऑडियंस लगता है कि उनकी अपना मुल्क था, क्योंकि ये हर जगह से आ रहा है कि वो ज़्यादातर
اپنے ملک کو میسج دے رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے جی کنفیوژن تو وہاں ہے، انہوں نے کوئی اور کہانی پھیلائی وہاں پہ اور نکلا کچھ اور، تو حقیقت تو یہی ہے جی، پردہ چاک اور حقیقت سے ہو گیا ہے۔ ہمیشہ بھارت جو ہے ہم پر الزام تراشی کی ایک لمبی مہم چلاتا ہے، اور ان کے مضمون مقاصد اس دفعہ نہیں کامیاب ہو رہے۔ ایشو یہ ہے، اور ان کو نہ یقین آ رہا ہے نہ وہ سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ 6 سال کے بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا، وہ جو کہتے تھے کہ انہوں نے کیا سے کیا ڈسٹروائے کیا، آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے اتنا انفراسٹرکچر ڈسٹروائے کیا، کیا آپ نے مساجد ڈسٹروائے کی، اسکول ڈسٹروائے کیے، بچوں کے اسکول بیگ جہاں پڑے ہوئے ہیں ادھر حملہ آور ہوئے۔ تو یہ تو ہم ان کا جو چہرہ ہے یہ دکھا رہے ہیں، یہ اصلیت جو ہے نا، یہ آئینہ دیکھنے سے تو قاصر ہے، لیکن ہم تو دکھا سکتے ہیں ساری دنیا کو، ان کے دوستوں کو، ان کے allies کو، کہ آپ کے نام پر یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور جو بھی سنتا ہے، چاہے پانی کا معاملہ ہو، کون ایک ٹریٹی سے یک طرفہ طور پر نکل سکتا ہے، کون کسی کا پانی بند کرتا ہے؟ ہم تو اپنے ہمسائے سے لڑ کے پانی نہیں بند کرتے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بجٹ بارے قبل از وقت کچھ کہنا مشکل، ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے ملک آگے بڑھے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہا بجٹ 10 جون کو پیش ہوگا، آج اقتصادی سروے جاری کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملکی معیشت مستحکم ہوئی، آج ہر کوئی پاکستان میں معاشی استحکام کو تسلیم کر رہا ہے۔ پاک بھارت جنگ میں وزیراعظم فیلڈ مارشل کا اہم کردار رہا، بلاول بھٹو نے بھی اچھا رول پلے کیا۔ ناظرین، مہنگائی کے باعث عوام پر بوجھ بڑھ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کا اعلان کر دیا۔ سندھ کا بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا۔ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ وفاق سے حتمی اعداد و شمار ملنے کے بعد فیصلہ کریں گے بجٹ میں تنخواہیں کتنی بڑھائی جائیں۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا جائے گا۔ وفاق بھی تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف دے گا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر پینے کے صاف پانی اور سولر انرجی پر خاص توجہ دے رہے ہیں۔ سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے بننے والے 21 لاکھ گھروں میں سے 10 لاکھ گھر مکمل ہو چکے ہیں، باقی گھروں کی تعمیر جاری ہے۔ ناظرین، افغانستان سے مذاکرات میں کے پی کو بھی شامل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لیمن گنڈاپور کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے افغانستان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے، اس میں ہمیں بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ ہم ٹیکس فری بجٹ دیں گے۔ خیبر پختونخوا کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وفاق کو قرض دے سکتے ہیں۔ قرض ادائیگی کے لیے 150 ارب مختص کر رہے ہیں۔ پہلے بھی تحریک چلائی، دوبارہ تیاری کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ عید الاضحیٰ پر ہزاروں سیاحوں نے ملکہ کوثر مری کا رخ کیا۔ شہر کے تمام داخلی راستوں پر گاڑیوں کے لمبی قطاریں، جبکہ مال روڈ، کشمیر پوائنٹ، پنڈی پوائنٹ سمیت تمام سیاحتی مقامات پر غیر معمولی رش دیکھا گیا۔ سیر و تفریح کے بعد بڑی تعداد میں سیاح مال روڈ پہنچے۔ سیاح خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق اب تک 46,000 سے زائد گاڑیاں مری میں داخل ہو چکی ہیں۔ ناظرین، بات کریں عالمی منظرنامے سے کچھ خبروں کے تو برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں 19 سال کا نوجوان جنید کو چھریوں کے وار کے قتل کر دیا گیا ہے اور جنید کا تعلق پاکستان سے ہے۔ بریڈ فورڈ سے نمائندہ قاضی کامران سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی کامران۔ واقعہ جو ہے برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ کے علاقہ ویسٹ بولی میں پیش آیا، جہاں بڑی بے دردی کے ساتھ 19 سالہ جنید کو چھریوں کے وار سے قتل کر دیا گیا تھا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بریڈ فورڈ جو ہے اس کو منی پاکستان بولا جاتا ہے، کیونکہ یہاں بڑی تعداد میں جو ہے پاکستانی کمیونٹی آباد ہے، اور جس علاقے میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا وہاں بھی جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بڑی تعداد میں وہاں رہتی ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جن دو گروپوں کے درمیان تصادم ہوا ہے یہ پاکستان کے ضلع اٹک کی تحصیل حضروں سے ان کا تعلق ہے۔ اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس واقعے سے قبل ان دو گروپوں کے درمیان کسی بات پر کشیدگی چلی آ رہی تھی، اور عید والے دن معمولی کلامی پر جو بڑے جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی، جس میں چھریوں کے وار سے جو ہے جنید نامی نوجوان جو ہے موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار گیا۔ اور اس واقعے میں 2 مزید افراد بھی شدید زخمی ہوئے، جن میں ایک کی حالت جو ہے تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے اس واقعے میں ملوث 8 افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے، اور عوام سے پولیس نے مطالبہ کیا ہے، اپیل کی ہے کہ کسی کے پاس
इस झगड़े के हवाले से, इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से कोई सबूत या वीडियो क्लिप्स हैं तो वो कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को फराहम करे। और दूसरी तरफ यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि आए रोज़ ब्रैडफोर्ड के अंदर लड़ाई झगड़े और चाकू जनी की वारदातों से जो यहाँ की कम्यूनिटी है उसमें काफ़ी तशवीश भी पाई जाती है, काफ़ी खौफ और हरास भी पाया जाता है। लंदन के मारूफ ट्रैवलर्स स्क्वायर में सालाना रंगारंग ईद मेले का इनेकाद किया गया, जहां हजारों अफराद ने शिरकत करके ईद की खुशियों को दुबाला किया है। मेले में बच्चों, बड़ों और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लिए खुसूसी सरगर्मियों का एहतमाम किया गया था। देखते हैं ब्यूरो चीफ साजिद अजीज की ये रिपोर्ट। लंदन के दिल ट्राफिकर स्क्वायर में खुशियों, रंगों और रिवायती जायकों से सजा सालाना ईद मेला एक बार फिर सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। मेले का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसने रूहानी फजा पैदा कर दी। बाद अज़ान नमाज ज़ोहर का भी बाकायदा एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मेले में कवाली, नशीद और मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स ने शुरका को महसूस किया, जबकि खाने पीने के स्टॉल्स ने जायकों का जादू जगाया। ईद मेले में बच्चों के लिए झूलों, गेम्स और चेहरा पेंटिंग जैसी सरगर्मियां खसूसी तवज्जो का मरकज बनी। ईद मेले में मेयर सादिक खान ने भी आवाम से खिताब किया, जबकि लोगों ने सेल्फियां भी बनवाई। There's thousands and thousands of people here. We've got amazing stalls here, food stalls, families, friends, tourists. We've got everyone coming down. मेयर ऑफ लंदन सादिक खान का ABN न्यूज से गुफ्तगू के दौरान कहना था कि ईद मेला वैसाखी और दिवाली की तरह लंदन की खूबसूरती और यकजहती की अलामत है। हम सब एक हैं और ये त्यौहार हमें जोड़ते हैं। And as the mayor, I think it's really important to celebrate different people's festivities, whether it's Diwali on the square, Vaisakhi on the square, Christmas, Easter, St. George's Day. We've been coming here year after year. Thousands of families come here with young children. They come and enjoy the festivities of the day. ईद मेले में सजे स्टॉल्स मालिकान का कहना था कि लंदन की इंतजामिया की जानिब से इवेंट का इनेकाद खुशाइंद है। हजारों अफराद की मेले में शिरकत इसकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहने वाले इस मेले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लंदन सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि तहजीबों का हसीन संगम है। मेले में शामिल अफराद ने जहाँ ईद की खुशियों को भरपूर अंदाज में मनाया, वहीं मुख्तलिफ कम्युनिटीज के दरमियान हम आहंगी और इत्तेहाद का पैगाम भी आम किया। कैमरामैन तारिक खान के साथ साजिद अजीज, ब्यूरो चीफ ABN न्यूज, लंदन। बर्मिंघम में कायम मिडलैंड्स कैटरिंग ने जहां ईद उल अज़हा के मौके पर पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए किचन खोला, वहीं बेघर अफराद समेत 300 कैदियों में भी खाना तकसीम किया। चेयरमैन महमूद फाउंडेशन हाजी राजा महमूद खान का कहना है कि इंसानियत की खिदमत को उसी के जज्बे से जारी रखेंगे। मजीद अहवाल बर्मिंघम से नासिर महमूद की रिपोर्ट में। ईद के अयाम में भी मिडलैंड कैटरिंग बर्मिंघम में अवाम उन्नास की गहमा गहमी रही। बरतानिया के मसरूफ शब रोज में जायके की तलाश में कम्युनिटी मेंबरान मिडलैंड कैटरिंग का रुख करते हैं, जहां पका पकाया हलाल खाना इंतहाई नफासत के साथ तैयार किया जाता है। चिकन रोस्ट, कबाब, चावल पुलाव और दीगर एशियाई खानों का मरकज मिडलैंड कैटरिंग मुकामी कम्युनिटी अफराद से खचाखच भर जाता है। मिडलैंड कैटरिंग बर्मिंघम से हर कोई अपना मनपसंद खाना नज़्म ज़ब्त के साथ हासिल करता है और मिडलैंड कैटरिंग के जायके और म्यार के मुताबिक तैयार करदा खानों से भरपूर लुत्फ अंदोज होते हैं। हर साल की तरह रवां साल भी मिडलैंड कैटरिंग की इंतजामिया ने जहां मुकामी कम्युनिटी के मुखय्यर और मुतवसत अफराद के खानों का बंदोबस्त किया, वहां बेघर और कमजोर अफराद में मुफ्त खाने पीने की अशिया भी तकसीम की गई। नासिर महमूद, ABN न्यूज, बर्मिंघम। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पानी के बढ़ते हुए चैलेंजों को कम करने के लिए फ़ाल मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। पानी के ज़ख़ीरे तामीर करने से मुतालिक इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में मुल्क भर में पानी के बड़े ज़ख़ीरों की तामीर को तेज़ करने पर मरकूज़ की गई है। कमेटी ने मौसर वसाइल को मुतारिक करने और तवील मुद्दी बुनियादी ढांचे की मनसूबाबंदी के लिए सिफारिशात पेश की हैं। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के पानी के बढ़ते हुए चैलेंजों को कम करने के लिए फ़ाल मनसूबाबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास में सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, विफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और दीगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा के मौके पर विफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़ीर आला और गवर्नर से रब्ते किए और उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, विफाकी वज़रा खालिद मकबूल सदीकी, अब्दुल अलीम खान चौधरी, सालिक हुसैन और मुस्तफ़ा कमाल को भी टेलीफोन करके ईद की मुबारकबाद पेश की। शहबाज शरीफ का गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मदोखेल से भी रब्ता हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हलीम गंडापुर और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक राब्ते में ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजल रहमान, हाफिज नईमुर रहमान, शाह वैस नूरानी और आफ्ताब शेरपाव से भी टेलीफोनिक राब्ता किया और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी।
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सिलेंडर मोदी बन चुका है। भारत को न सिर्फ जंग में शिकस्त हुई बल्कि सिफारती सतह पर भी वो तन्हाई का शिकार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत को दिन की रोशनी में तारे दिखाए और भारत जंग भी हारा और मार भी खाई। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने दोस्त ममालिक के सरबराहान से रवाबत मजबूत किए और वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को अजीम कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हर जगह पर ज़राई मिल रही है और अल्लाह ताला ने मुल्क को बड़ी इज्जत से नवाजा है। वज़ीर-ए-आज़म ने दोस्त ममालिक के सरबराहान से रवाबत मजबूत किए। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। जंग के बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार को सराह रही है। पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हिकमत अमली के तहत जो उन्होंने एक अपना किरदार अदा किया, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को दुनिया भर में एक इज़्ज़त दी है। पाकिस्तान की हर जगह पे पजीराई हो रही है कि पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने फ़तह दी, डिप्लोमेटिकली बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान की सपोर्ट की और पाकिस्तान की भरपूर हिमायत में वो सामने आए। दुनिया के ममालिक पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक्नॉलेज कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म जनाब इसहाक़ डार साहब मुख्तलिफ दौरों पर जा रहे हैं और ये एक ओवरऑल टीम वर्क है। आज़ाद कश्मीर के दाल हुकूमत मुज़फ्फराबाद से महज चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ है एक खूबसूरत और दिलकश सियाहती मकाम पीर चनासी। ये मकाम अपनी कुदरती खूबसूरती और दिलकश नज़ारों के बाद सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। पीर चनासी मुज़फ्फराबाद से फवाद अब्बासी की रिपोर्ट। सतह समंदर से तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़े पीर चनासी पर पहुंचकर यूं महसूस होता है जैसे आप बादलों के संग सफर कर रहे हों। शदीद गर्मी के दिनों में जहां मैदानी इलाकों के बासी झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान होते हैं, वहीं पीर चनासी की ठंडी और मुअत्तर हवाएं इन्हें राहत और सुकून फराहम करती हैं। यहाँ आने वाले सयाह न सिर्फ कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होते हैं बल्कि मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते हैं। पीर चनासी की सबसे खूबसूरत बात यह है जो इसे डिस्टिंग्विश करती है रेस्ट ऑफ द रिजॉर्ट से, रेस्ट ऑफ द पैनोरामिक ब्यूटीज ऑफ द वर्ल्ड से, कि आप 30 to 40 मिनट्स में आप जो है 8,000 फीट पे आ जाते हैं। 40 से 45 मिनट की ड्राइव पे आप आराम से पीर चनासी पहुंच सकते हैं और इस टाइम टेम्परेचर आपके सामने मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 होगा और बेहतरीन यहाँ का माहौल और सुकून। पीर चनासी का ये सफर न सिर्फ यादगार साबित होता है बल्कि एक नई तवानाई और तमानियत के एहसास के साथ वापस लौटने का मौका भी फराहम करता है। कैमरा टीम के हमरा फवाद अब्बासी। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।